हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का आखिरी टॉपिक है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो बहुत से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टफ़ मेथड है, इसलिए जैसे आपका जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस में मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस नहीं है। तो ये आपका गेट और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये आपका काम आएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लास्ट टॉपिक है ये, तो इसको हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को बहुत डिटेल में देखा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको उसमें हर एक कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने उसके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इसमें से मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस से क्वेश्चन कम आते हैं और जो आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, दो तरीके के हमें मैट्रिक्स पढ़ने हैं। एक है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और दूसरा है हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक फोर्स मेथड होता है। ओके, और स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इसमें अननोन जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में वो फोर्स होते हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है, और रिएक्शन हो गए, ये चीज़ें अननोन्स में आती है। और स्टिफनेस मैट्रिक्स में अननोन्स कौन से होंगे? डिस्प्लेसमेंट, जैसे रोटेशन या डेल। ओके, और इसमें क्या करते हैं, ये देखिए, डी एस इज टेकन एज अननोन, मतलब स्टैटिक डिटर्मिनेंसी इज टेकन एज अननोन। ठीक है, जितना हमें इसमें स्टैटिक डिटर्मिनेंसी कैलकुलेट करना होगा और जितनी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंसी की उतने हम लोग कंपोनेंट लेंगे। ओके, और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या करते हैं? डीके, मतलब काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी हम लोग फाइंड करते हैं, उसे ये अननोन की तरह लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन बोथ मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मतलब क्या बोल रहे चाह रहे हैं? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? मान लीजिए अगर दो कॉलम हैं तो रो भी दो ही होंगे। ठीक है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ रो होगा वो भी 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? जो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड, ये होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम और ये होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, मतलब जो मान लीजिए ये जॉइंट गया हुआ है, ये बीम है, ठीक है, यहाँ से 3 जॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर ये हम लोग यहाँ के लिए निकालते हैं, ओके, तो इसे हम दे देते हैं कंपोनेंट 1, इसे दे देते हैं कंपोनेंट 2। ठीक है, तो जो कंपोनेंट 1 2 की वैल्यू होगी वही कंपोनेंट 2 1 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्यों होगा? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसीलिए अब डायगोनल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर आया आपका एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, तो ये जो आपके डायगोनल होंगे, ये वाले डायगोनल, ठीक है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर इसमें एक वैल्यू जो है अगर नेगेटिव में आती है इस डायगोनल की वैल्यू, तो समझ लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। ओके, तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यही सारी चीज़ें पूछती है उसमें कि डायगोनल आपका कैसा होगा और मैट्रिक्स कैसा होता है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम के। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि मैट्रिक्स क्या होगा, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात हो चाहे स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात हो, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, अब चलिए स्टिफनेस मैट्रिक्स को देखते हैं। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलता क्या है कि इट इज़ द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन और लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब m/θ, मतलब
मुझे एक यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए मुझे कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए मुझे कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिफनेस, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें स्टिफनेस के डेफिनेशन है, ठीक है। इसे हम डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। ये देखिए, मान लीजिए ये एक बीम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बीम है। अब यहाँ मैं एक क्लॉकवाइज मोमेंट देता हूँ m का, तो जब मैं यहाँ एक मोमेंट लगाऊंगा m, तो यहाँ पर एक मोमेंट होगा, इस मोमेंट के कारण इस वाले एंड पे एक मोमेंट लगेगा, कैरी ओवर फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। कितना लगेगा, m/2, ओके। हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन में पढ़ा है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पढ़ा है कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक मोमेंट लगाऊंगा तो इस मोमेंट के कारण इसके अदर एंड पे एक मोमेंट डेवलप होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मोमेंट। उस कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ बाई मोमेंट, अप्लाइड मोमेंट का हाफ होता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक बीम दे दिया मैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं एक मोमेंट लगाया, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इस मोमेंट के कारण ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, यहाँ कुछ थीटा रोटेशन आया। अब आप खुद सोचिए, ये मान लीजिए बीम है, ये पेन जो है ये एक बीम है, आप यहाँ पर एक रोटेशन लगाइए, ठीक है, एक मोमेंट लगाइए ऊपर की ओर, तो ये बीम कुछ इस तरीके से मुड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक। वही मैंने किया है, क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया तो एक रोटेशन आया, ठीक। तो यही वो डेफिनेशन में हमारा बोलना चाह रहा है कि मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन, ठीक है। कितना मोमेंट लगाऊं कि यहाँ यूनिट रोटेशन आ जाए। तो यहाँ अब आपको मैं कुछ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 4EI थीटा अपॉन L, ओके। अब थीटा मतलब हम लोगों ने कितना रोटेशन दिया, यूनिट रोटेशन आया, इस मोमेंट के कारण यूनिट रोटेशन आया, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, ये 4EI/L, ठीक है। अब इस 4EIL मतलब यहाँ जब मोमेंट लगाए, इसके कारण कुछ यहाँ भी मोमेंट होगा, डेवलप होगा, कितना होगा, हाफ ऑफ द मोमेंट। तो कितना आ जाएगा, 4EI/L का हाफ 2EI/L, ठीक। अब हमें पता है कि जहाँ मोमेंट आता है वहाँ एक रिएक्शन भी आएगा, ताकि इस मोमेंट, ये जो हमारा मोमेंट है वो काउंटर हो सके, है ना। इस मोमेंट को काउंटर करने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यहाँ जब मैं फोर्स लगा दूंगा, मान लीजिए ये एक बीम है, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये बीम है, यहाँ मैं देखिए ये फोर्स लगाया तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस मोमेंट को काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6EI/L², ठीक है। इसके कारण एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा, एक यूनिट डिफ्लेक्ट होगा, यूनिट डिफ्लेक्शन है तो यहाँ डेल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 6EI/L², ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ किस डायरेक्शन में होगा, नीचे, नीचे लगाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 6EI/L², ओके। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ मैंने मोमेंट लगाया, ठीक है, ये ताकि मुझे एक यूनिट रोटेशन मिले, तो उस मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 4EI/L। अब इस मोमेंट के कारण इस वाले एंड पे एक मोमेंट जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ द अप्लाइड मोमेंट। ये अप्लाइड मोमेंट की वैल्यू हमारी 4EI/L आई, तो तो कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2EI/L। अब इस मोमेंट को, अप्लाइड मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक मुझे फोर्स लगेगा, है ना।
किस डायरेक्शन में लगेगा, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो, है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। ठीक है, डेल का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, एक यूनिट का ही डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रख दिया। अब वह सेम इस तरफ भी वो इस मोमेंट के कारण सेम इधर भी एक फोर्स जनरेट होगा, रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आए तो इधर ऊपर की ओर लगाए। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ स्टिफनेस देख लेते हैं। ओके, तो क्या आता है स्टिफनेस का, हमारा फॉर्मूला क्या है, P बाई डेल। ठीक है, डेल की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए ये एक्सियल स्टिफनेस, सबसे फर्स्ट होता है एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, एक्सियल मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगना। ठीक है, देखिए ये बीम है और इस डायरेक्शन में एक एक्सियल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बीम कुछ यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, ये बीम कुछ खींचेगा, यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, PL अपॉन AE। ठीक है, अब ये कहाँ से आया PL अपॉन AE, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस में पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। जब हम लोग इसको वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, PL अपॉन AE। तो यहाँ से मैंने डेल की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, PL अपॉन AE। अब इस डेल की इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, P बाई PL अपॉन AE, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE अपॉन L। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जहाँ एक्सियल स्टिफनेस होगा वहाँ K की वैल्यू कितनी आएगी, स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आएगी, AE बाई L। ओके, अब इसका सेकेंड टाइप क्या होगा, ट्रांसवर्स स्टिफनेस। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टिफनेस क्या बोलता है कि ये एक बीम है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे मैं एक यूनिट डिफ्लेक्ट, ठीक है, एक यूनिट डिफ्लेक्ट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट दे दूं, एक यूनिट से इसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दूं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, अब यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा यहाँ पर। ये देखिए, इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ मोमेंट आया है तो एक फोर्स भी आएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगा, इसे बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12EI अपॉन L क्यूब। ठीक है, अब जितना यहाँ पर जनरेट हुआ है डिफ्लेक्शन के कारण, सेम वैल्यू इधर भी जनरेट होगी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, तो ये भी मैं लगाया है क्लॉकवाइज में। ठीक है, यहाँ आएगा 6EI अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ नीचे की ओर आएगा एक, इसे बैलेंस करने के लिए 12EI अपॉन L क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रांसवर्स स्टिफनेस। दोस्तों मैं जो वैल्यू आपको बताते जा रहा हूँ, ये वैल्यू आपको याद रखते जानी है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद रखते जानी है। कई बार क्वेश्चन में सीधा ये बीम दे देगा आपको, बोलेगा कि एक यूनिट से इसे डिफ्लेक्ट कर दिया है, तो इसके लिए मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में भी सेम चीज़ पूछ सकता है, तो आपको ये वैल्यूज़ जो हैं इसे याद रखते जाना है। ओके, अब आता है थर्ड, हमारा आता है फ्लेक्जुरल और बेंडिंग स्टिफनेस। ठीक है, फ्लेक्जुरल और बेंडिंग स्टिफनेस क्या होता है हमारा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझाया कि कोई बीम है आपका इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या किए, यूनिट रोटेशन के लिए हम लोग एक मोमेंट अप्लाई किए तो कुछ इस तरीके से बीम बना, है ना। इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, यूनिट रोटेशन आ गया यहाँ पर। यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4EI अपॉन L। ठीक है, इसके कारण एक यहाँ मोमेंट आया था फार एंड पे, तो कितना आया था, 2EI बाई L। देखिए, ये जहाँ मोमेंट अप्लाई करते हैं ना, उसे हम लोग नियर एंड बोलते हैं, और जो सामने का एंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार एंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कारण ये हो गया। अब इसके कारण हमारी फोर्स की वैल्यू कुछ आई थी, है ना, मैंने बताया था। तो कितना आया था, 6EI अपॉन L स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6EI बाई L स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, स्टिफनेस की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये फार एंड हिंज होता
फार एंड हिंज होता तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाती, 3EI/L। ओके, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब फार एंड फिक्स हो तो के की वैल्यू कितनी लेते हैं, फार एंड हिंज हो तो के की वैल्यू कितनी लेते हैं। ओके, लास्ट आता है आपका टॉर्शनल स्टिफनेस। लास्ट है आपका टॉर्शन स्टिफनेस। ठीक है, टॉर्शन स्टिफनेस ये नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जान लेते हैं, ये वैसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। ठीक है, आपको टॉर्शन का फॉर्मूला तो पता ही होता है, T/J इज इक्वल टू G θ डिवाइडेड बाई L। G क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, T/θ इज इक्वल टू Gj/L। ठीक है, टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट रोटेशन। ठीक है, टॉर्क टू प्रोड्यूस पर यूनिट रोटेशन। तो ये थे सारे टाइप्स हमारे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। ठीक है, जो जो मैंने फॉर्मूला बताया है मैं एक टेबल भी बना देता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल स्टिफनेस, ठीक है, एक्सियल स्टिफनेस की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, AE/L। एक्सियल स्टिफनेस मतलब फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगे। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से। सेकंड क्या हम लोगों ने देखा था, ट्रांसवर्स स्टिफनेस। ट्रांसवर्स स्टिफनेस, ठीक है, इसमें क्या था, कुछ उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन दे रहे थे, चाहे फोर्स इस डायरेक्शन में लगे या इस डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी, अगर ठीक है, इसके लिए हमारा कितना वैल्यू आया था, 12EI/L3। ओके, और अगर फार एंड हिंज होता, ठीक है, ये है फॉर फार एंड फिक्स्ड। ओके, अब अगर फार एंड हिंज होता तो हिंज के केस में कितना आ जाता हमारा, 3EI/L²। ओके, अगर फार एंड हिंज। ओके, अब थर्ड क्या देखे थे हम लोग, थर्ड देखे थे फ्लेक्चर और बेंडिंग। फ्लेक्चर और बेंडिंग, ठीक है, इसके केस में हम लोगों ने क्या देखा, कितना आया था वैल्यू, 4EI/L। ठीक है, जब फिक्स्ड के लिए फार एंड फिक्स हो तो फिक्स्ड फार एंड, और जब फार एंड जो है हमारा हिंज होगा तो कितना आएगा, 3EI/L फॉर हिंज। ओके, तो ये सारे वैल्यूज आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इसी से हमारा स्टिफनेस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे स्टिफनेस के जो मेन इश्यूज़ हैं, जो मेन फार्मूलेस हैं जो हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स सॉल्व करने पे काम आएंगे, वो चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पर। और देखिए, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा हमारा, क्या होता है हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स, K इज इक्वल टू P/del। ठीक है, P/del होता है। अब देखिए, इसको जब मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल का वैल्यू K इन्वर्स P। तो हमारा जो ये होता है स्टिफनेस का जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। ठीक है, K इन्वर्स और यहाँ पर P। ठीक, इसे हम लोग बॉक्स में बैक कर देते हैं। तो ये थे कुछ वैल्यूज़ स्टिफनेस मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो ये फॉर्मूला है उसे याद कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर भी डाउट होता है, कहीं पर भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप डिस्कशन कीजिए, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछिए। मैं वहाँ पर सारे PDF शेयर करता हूँ, सारे वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर भी आप आकर के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये जो जितना मैंने आज के वीडियो में बताया है उतना को पढ़िए, उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डाउट होता है तो पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो स्टिफनेस मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।